नमस्कार दोस्तों, एक ही लाइब्रेरी में आप सभी का स्वागत है। आज का वीडियो जो है बाल विकास और शिक्षा शास्त्र से संबंधित सीटेट 2022 के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो आप कोशिश करें कि आप कितने क्वेश्चनों के आंसर दे सकते हैं। इसी तरीके के सीटेट में हर साल पूछे जाते हैं और इस साल भी यही जो पूछे जा रहे हैं। तो देखिए, वीडियो में बने रहें और चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। तो शुरू करते हैं वीडियो को। दिया है, पहला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा किसने दी थी? यानी कि जो 20वीं शताब्दी है इसको बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह ऐसा किसने कहा था या किसने परिभाषा दी थी? तो आपके ऑप्शन है मूरे, एडलर, क्रो एंड क्रो व जे.बी. वॉटसन ने। तो इसका देखिए सही आंसर जो जाता है वो ऑप्शन नंबर सी की ओर जाता है। यानी कि क्रो एंड क्रो ने यह कहा था कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। दिया हुआ है, गर्भधारण से शिशु के जन्म की अवधि को क्या कहते हैं? यानी जो गर्भधारण से लेकर के और शिशु के जन्म तक की अवधि को किस नाम से जानते हैं? वयस्कता, किशोर अवस्था, प्रसव पूर्व काल या शैशव या शिशु अवस्था। तो आपको बता दें इसका सही आंसर हो जाता है आपका ऑप्शन नंबर सी, प्रसव पूर्व काल कहा जाता है, क्योंकि गर्भधारण से लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि प्रसव के पूर्व की अवस्था कहलाती है, यानी प्रसव पूर्व काल कहलाती है। इसकी अवधि लगभग 280 दिन या फिर कह सकते हैं हम कि 9 महीने और 10 दिन की होती है। यानी 9 महीने 10 दिन की जो है प्रसव पूर्व की अवस्था होती है। ये जो है गर्भधारण की अवस्था भी कह सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका सी बिल्कुल राइट आंसर है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला दिया हुआ है, विकास की किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? यानी कि किसको? प्रौढ़ावस्था, किशोर अवस्था, मध्य अवस्था या वृद्धावस्था। तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर की ओर चला जाता है, ऑप्शन नंबर किशोर अवस्था यानी बी की ओर चला जाता है। स्टैनली हॉल ने जो है किशोर अवस्था को जो है संघर्ष, तनाव, तूफान या विरोध की अवस्था के नाम से बुलाया है। तो विकास के जो अत्यधिक दबाव और तनाव का काल जो कहा जाता है वो कहते हैं हम किशोर अवस्था को जो है अत्यधिक तनाव और तूफान का जो है काल कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाता है। यदि आप नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये और इसी तरीके के सीटेट में जो है 2022 में पूछे जा रहे हैं। तो चैनल को जो है लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें और बने रहें वीडियो में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं आपके लिए, तो सब्सक्राइब करें। ये सीटेट, एमपी टेट, यूपी टेट सभी के लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं बाल विकास शिक्षा शास्त्र के। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसका देखते हैं। नेक्स्ट दिया हुआ है, विकास का सिर पदामुख सिद्धांत जो है व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है। ऑप्शन, ग्रामीण से शहरी क्षेत्र की ओर, भिन्न से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर या सामान्य से विशिष्ट कार्यों की ओर। देखिए इसका सही जो है हम निकाल सकते हैं सिर पदाभिमुख, यानी सिर से पैर की ओर। सीधा सीधा दिख रहा है जो सिर पदाभिमुख है, सिर से पैर की ओर जो है विकास की व्याख्या कर रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाता है ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, यानी कि सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सिर से पैर की ओर जो है विकास कहलाता है। इसी को हम जो है मस्तिष्काभिमुखी जो विकास का नियम भी कहते हैं। ठीक है, तो ये जो है विकासात्मक दिशा का नियम कहा जा सकता है। तो सिर से पैर की ओर जो है होता है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है 5वें नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए कि क्या बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं कि उनमें आनुवंशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है या उनके माता पिता प्रारंभिक अवस्था में ही उन्हें गहन रूप से सिखाते हैं? यह प्रश्न आवश्यक रूप से दर्शाता है। अब यह प्रश्न जो है क्या दर्शाता है, देखते हैं इसके ऑप्शन देख लेते हैं। यह प्रश्न जो है क्या दर्शा रहा है। देखिए ऑप्शन है, क्या विकास एक सतत प्रक्रिया या एक असतत प्रक्रिया है? भाषा के विकास का संज्ञान का भाव है? प्रकृति और पोषण पर बहस? बहुकारक योग्यता के रूप में विकास? तो देखिए इसका क्या है कि बच्चे इसलिए भाषा अर्जित करते हैं क्योंकि उनके आनुवांशिक रूप से ऐसा करने की पूर्व प्रवृत्ति होती है, बल्कि ऐसा इसलिए है कि ये उन्हें जो है गहन रूप से सिखाते हैं। ये एक मैटर हो जाता है, ये कह सकते हैं ये जो है विवाद हो जाता है प्रकृति और पालन पोषण का। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर जो है सी सही हो जाएगा, यानी ये प्रकृति और पालन पोषण का विवाद है।
देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन से समाजीकरण के गौण वाहक होते हैं? परिवार और पास पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, विद्यालय और पास पड़ोस, या परिवार रिश्तेदार। तो देखिए, मुख्य नियम और गौण नियम की बात करें तो इनमें पास परिवार हो गया, पास पड़ोस हो गया समाजीकरण के साथ, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य हो गए, विद्यालय और पास पड़ोस हो गया, परिवार और रिश्तेदार हो गया। तो अगर इसमें बात करें तो इसमें जो है विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य का जो आशय स्पष्ट नहीं हो रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका जो है बी सही हो जाएगा, यानी विद्यालय और निकटतम परिवार के जो सदस्य हैं वही गौण वाहक कहलाते हैं, यह समाजीकरण के लिए गौण होते हैं। अगला दिया है, कह रहा है कि विद्यालय और समाजीकरण के बारे में निम्नलिखित में क्या सत्य है? समाजीकरण में विद्यालय बहुत थोड़ी भूमिका निभाता है, विद्यालय समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, विद्यालय समाजीकरण का पहला मुख्य कारण है, यह समाजीकरण विद्यालय की कोई भूमिका नहीं है। तो देखिए, इस तरीके से ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी की तरफ, कि विद्यालय जो है समाजीकरण की एक महत्वपूर्ण कारक है। विद्यालय बहुत ही महत्वपूर्ण कारक होता है, क्योंकि जब बालक विद्यालय में प्रारंभ में जाता है तो वो नए नए मित्र बनाता है, नई नई टोलियों में शामिल होता है, और जो है कई सारी चीज़ें वहाँ नए मित्रों से वो सीखता है। तो विद्यालय जो है समाजीकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। अगला है, पियाजे के अनुसार विकास की प्रथम अवस्था जन्म से 2 वर्ष तक में यह बच्चा अधिक उपयुक्त प्रकार से जिसके द्वारा सीखता है वह होती है इंद्रियों के प्रयोग द्वारा, मूढ़ चिंतन द्वारा, अमूढ़ चिंतन द्वारा, या भाषा के सीखे नए शब्दों के बोध द्वारा। तो देखिए, अगर जीन पियाजे की बात करें तो जीन पियाजे की जो अवस्था होती है, यानी प्रथम अवस्था की बात करें उसके, तो संवेदनात्मक गामक अवस्था है जो जन्म से 2 वर्ष तक की रहती है। तो इस अवस्था में बालक अपनी इंद्रियों के प्रयोग द्वारा सीखता है, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाता है ए, यानी जो जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था जो होती है वो संवेदनात्मक गामक अवस्था कहलाती है। ये जीन पियाजे की पहली अवस्था है, इसमें बालक इंद्रियों द्वारा करके सीखता है या इंद्रियों के द्वारा सीखता है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही हो जाता है। अगला देखिए, दिया हुआ है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन है? पहला दिया है, पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। दूसरा है, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है, या किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि ये चरण स्थिर होते हैं। तो अगर हम बात करें जीन पियाजे की, तो देखिए उन्होंने जो चरण बताए हैं कि संज्ञानात्मक जो विकास है वो किसी भी एक चरण को नहीं छोड़ सकते हैं, ये चरण जो है हमेशा लगातार चलते हैं, तो इसलिए ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, किसी भी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता है। अगला दिया हुआ है, कह रहा है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है ए चालक अधिगम के लिए, शाब्दिक अधिगम के लिए, प्रसूत अनुबंधन के लिए, या आकस्मिक अध्ययन के लिए। तो स्किनर जो प्रयोग किया था, स्किनर का जो बॉक्स है वो जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा प्रसूत अनुबंधन, यानी ऑप्शन नंबर सी। स्किनर ने अपना प्रयोग या स्किनर का प्रयोग जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के नाम से जाना जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाता है। तो अगर आप वीडियो में नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, आपको रोज़ इसी तरीके से वीडियो मिलती रहेंगी, और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा थॉर्नडाइक के अधिगम के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है? सबसे ज़्यादा गलतियां हाँ और नहीं में होती हैं, तो ये बहुत ध्यान रखें कि क्या पूछ रहा है, हाँ और क्या ना में है। देखिए, सहचारात्मक स्थानांतरण का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, या तत्परता का नियम। तो अगर थॉर्नडाइक की बात करें तो थॉर्नडाइक ने जो है अपने 2 प्रकार के नियम दिए हैं, एक मुख्य नियम और दूसरे जो दिए हैं उसने गौण नियम अपने दिए हैं। कौन से दिए हैं? गौण नियम दिए हैं। तो मुख्य नियमों की बात करें तो मुख्य नियम में उसके आ जाते हैं अभ्यास का नियम है, प्रभाव का नियम है, और तत्परता का नियम है। लेकिन यहाँ पर जो वो पूछ रहा है कि थॉर्नडाइक के प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है, तो ये 3 उसके प्राथमिक नियम हैं, और ये जो चौथा है ये उसका गौण नियम है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही हो जाता है, क्योंकि यही उसके प्राथमिक नियमों में शामिल नहीं है। ये 3 उसके प्राथमिक नियमों में शामिल हैं, तो ये ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के अनुकूलन पर बल देता है। अगर अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत की बात करें, क्या तर्क, व्यवहार, चिंतन या अभिप्रेरणा? तो जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत दिया गया था, तो अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत जो है ये देता है आपका किस पर बल देता है? ये व्यवहार पे बल देता है। किस पर बल देता है? ये जो है सबसे ज़्यादा बल जो है व्यवहार पर देता है, क्योंकि जब हम किसी भी जो है ऐसे उद्दीपक पर बार बार जो है वो करते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक है और स्वाभाविक उद्दीपक है, तो स्वाभाविक उद्दीपक जो है अनुक्रियाएं करने लगता है, अस्वाभाविक ही स्वाभाविक हो जाता है, क्योंकि जब बार बार क्रियाएं की जाती हैं तो वो भी बदल जाता है। तो ऑप्शन नंबर इसका बी राइट आंसर हो जाता है। अगला है पुरुष और महिला की भूमिकाओं का निर्धारण समाज करता है। यह कथन बताता है कि लैंगिकता एक अंतर्निहित अवतरण है, लैंगिकता एक आनुवंशिक प्रतिभा है, लैंगिकता एक अंतर्ज्ञानी अवतरण है, या लैंगिकता एक सामाजिक अवतरण है। तो देखिए, पुरुष और महिला की भूमिकाओं का जो निर्धारण होता है, यानी पुरुष और महिलाओं की भूमिकाओं का निर्धारण समाज के द्वारा ही किया जाता है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, क्योंकि समाज ये हमें बताता है कि पुरुष और महिलाओं का इनमें जो है कौन, हमारा भारत जो है पितृ प्रधान समाज है, और अधिकतर जो है यहाँ महिलाओं को हीन भावना की जाती है पुरुषों की अपेक्षा, या पुरुषों को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये हमारा समाज का ही काम है, समाज ही करता है, तो इसलिए लैंगिकता एक जो है सामाजिक अवतरण हो जाता है। ऑप्शन नंबर डी सही है। अगला है किसी वस्तु का अपेक्षाकृत स्थायी मूल्यांकन है। क्या है स्थायी मूल्यांकन? अधिगम, अभिप्रेरणा, संवेग या अवृत्ति। तो जब हम किसी जो उसका जो है स्थायी मूल्यांकन करते हैं तो वो क्या कहलाती है? उसका जो है अभिव्यक्ति होती है, यानी कि एटीट्यूड जो उसका स्थायी मूल्यांकन होता है, क्योंकि अभिव्यक्ति व्यक्ति के मनोभावों और विश्वासों को इंगित करती है ना। तो इसीलिए जो है उसके द्वारा सोची गई चीज़ें, संस्थानों, किसी भी व्यक्ति के प्रति उसकी सोच, ये सब जो एटीट्यूड के माध्यम यानी अभिव्यक्ति के माध्यम से ही उसका मूल्यांकन किया जाता है। अगला है, देखिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, विद्यालय आधारित आंकलन क्या है? यानी विद्यालय जो आधारित आकलन है, परिणामों की अपेक्षा तकनीकी केंद्रित, क्या आकलित किया जाएगा? इस पर शिक्षार्थियों को कम नियंत्रण प्रदान करना। देखिए, कम जहाँ नेगेटिव बात आती है वो तो ऑप्शन में बिल्कुल सीधे सीधे आंसर हो ही नहीं सकता है, इस तरीके के आंसर नहीं होते हैं। रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराने हेतु सीखने में संवर्धन करना, परीक्षा के लिए शिक्षण को बढ़ावा देना, क्योंकि उसमें निरंतर परीक्षण होता रहता है। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो चला जाता है ऑप्शन नंबर सी की तरफ, कि रचनात्मक प्रतिपुष्टि उपलब्ध कराते हुए सीखने में संवर्धन करना। जहाँ रचनाओं की यूज होता है, ज़्यादातर रचनाएं ही मतलब बालक के लिए उपयुक्त होती हैं, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। अगला है, एक अध्यापक या अध्यापिका विद्यार्थी को किसी विषय की अपनी अवबोधात्मकता को प्रतिबिंबित करते हुए संकलनात्मक मानचित्र का निर्माण करने के लिए कहता या कहती है। तो क्या ऑप्शन हो सकते हैं? विद्यार्थी की स्मृतियों को मंथर गति से जागृत कर रही है या कर रहा है, रचनात्मक आंकलन कर रहा है या कर रही है, छात्रों के मुख्य बिंदुओं का सार लेखन या क्षमता का परीक्षण कर रहा है या कर रही है, या छात्रों को उपलब्धि के मूल्यांकन हेतु शीर्षकों के विकास का प्रयास कर रहा है या कर रही है। तो देखिए, अगर एक अध्यापक या अध्यापिका, जो भी अध्यापक है, विद्यार्थी को किसी विषय के अवबोधात्मक प्रतिबिंबित करने के लिए कहती है, तो वो मतलब क्या कर रही है? ऑप्शन नंबर बी कहने को कह रही है, यानी रचनात्मक आकलन करने को कह रहा या कह रही है बालक को, क्योंकि हम कोई भी चीज़ बनाएंगे तो रचनात्मक मूल्यांकन ही होगा, रचनात्मक आकलन ही होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही है। अगला है, यह खुले तौर पर अवलोकित किया जाता है कि मापन की तुलना में शामिल होता है वातावरण, सरकार, अधिगम या मूल्यांकन। तो जो मापन की तुलना में शामिल होता है वो ऑप्शन में आ जाता है हमारे, सही हो जाएगा, जो मूल्यांकन को जो है मापन की तुलना में सम्मिलित किया जाता है। अगला है, देखिए अगला देखते हैं, रोसार्क इंकब्लॉट टेस्ट का प्रयोग निम्न में से किसके मापन में किया जाता है? व्यक्तित्व, अभिरुचि, बुद्धि या क्षमता। तो देखिए, रोसार्क इंकब्लॉट का जो परीक्षण किया जाता है वो व्यक्तित्व के मापन में किया जाता है। इसका जो पता जो है हरमन रोसा ने लगाया था। हरमन रोसास ने इसकी 20वीं शताब्दी में इसका प्रारंभिक वर्ष में किया था, इसलिए इसका जो है रोसार्क इंकब्लॉट टेस्ट भी कहा जाता है। अगला है,
एक मेधावी छात्र अध्ययन में बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है, शिक्षक को निम्न में से उसके लिए कौन सी गतिविधि अपनानी चाहिए? उसके अभिभावक से कहना कि उसे स्कूल से निकाल दे, ये तो हो ही नहीं सकता, नेगेटिव बात तो लेनी ही नहीं है। उसकी कम उपलब्धि के कारण का पता करना, उसके बेहतर प्रदर्शन की प्रतिज्ञा, उससे परीक्षा में कृपांक देना। तो देखिए इसका सही जो आंसर बन जाता है वो ऑप्शन नंबर बी बनता है कि उसे कम उपलब्धि के कारण का पता लगाना है ना, तभी उसको और पता लगा करके उसकी ये दूर करना है कि वो किस वजह से जो है अच्छी बेहतर उपलब्धि हासिल नहीं कर पा रहा है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाता है। अगला दिया है, एक शिक्षक को स्कूल में प्रथम बार आए विशेष आवश्यकता वाले बच्चे के साथ करना चाहिए। बच्चे की विशेष आवश्यकता के स्तर की जांच लेके परीक्षा प्रवेश देना चाहिए। उसकी विशेष आवश्यकता के अनुरूप विशेष स्कूल में जाने की सलाह, बच्चे के अभिभावक से सहयोगी योजना पर चर्चा, अन्य बालकों से अलग करना। तो जो भी नेगेटिव पॉइंट है वो हमको नहीं लेना है, बच्चे को अलग नहीं कर सकते हम, है ना, और स्कूल में दूसरे जाने की सलाह भी नहीं देंगे, जांच भी नहीं करनी है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही हो जाता है कि जो बच्चे हैं उसके अभिभावक से उसके बारे में पाठ योजना, तो उसकी योजना तैयार करना ताकि वो बेहतर तरीके से आगे सीख सके। समावेशीकरण की सफलता के लिए आवश्यक क्या होता है? क्षमता निर्माण का अभाव, अभिभावक की भागीदारी का ना होना, अलगाव या संवेदनशीलता। तो देखिए समावेशीकरण की सफलता के लिए जरूरी है कि हमें या अध्यापक को संवेदनशील होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाता है। अगला है, एक शिक्षक समाज के वंचित वर्ग के बच्चों की आवश्यकताओं को प्रभावपूर्ण तरीके से पूरा कर सकता है उनकी पृष्ठभूमि की उपेक्षा करके। उपेक्षा तो बिल्कुल नहीं करना है, ये गलत हो जाएगा। उन्हें कक्षे में अलग स्थान पर बैठाकर, ये भी नहीं करना है। कक्षे के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपनाकर, या फिर अपने जो है अन्य बच्चों को वंचित पृष्ठभूमि वाले बच्चों के प्रति सहानुभूति व्यवहार करने पर कहकर, ये भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर इसका भी सही सी हो जाएगा कि कक्षे के प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता अनुसार अपना शिक्षण कौशल अपना करके ही किया सकता है, क्योंकि भिन्नताएं बहुत होती हैं, किसी के मानसिक, शारीरिक। तो इस तरीके से इन सब में यही सही हो जाता है कि हमें अपना शिक्षण कौशल ही सही अपना लेना चाहिए। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला देखिए दिया हुआ है कि विविध शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम और समवयस्कों से सीखना क्या है? तो सहयोगी जो है विविध शिक्षार्थी, बहुत सारे शिक्षार्थी वाली एक समावेशी कक्षा में सहयोगी, अधिगम, समवयस्कों से सीखना केवल कभी ही प्रयोग किया जाना चाहिए क्योंकि यह सहपाठियों से तुलना को बढ़ावा देना है। सक्रिय रूप से निरुत्साहित किया जाना चाहिए और प्रतियोगिताओं को बढ़ावा देना चाहिए, या फिर कार्यान्वित नहीं किया जाना चाहिए। विद्यार्थियों को क्षमताओं के अनुसार अलग किया जाना चाहिए। जहाँ अलग अलग की बात आती है तो वहाँ तो ये हो ही नहीं सकता है। सक्रिय रूप से प्रोत्साहित किया जाना चाहिए जिससे समवयस्कों को स्वीकार हो सकते हैं। यही ऑप्शन इसका सही हो जाता है, क्योंकि जब भी प्रोत्साहित किया जाता है तभी बालक जो है आगे बढ़ता है। अगला है, समावेशी शिक्षा के पीछे मूलाधार यह है कि समाज में विभिन्नता है और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशील होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। या फिर क्या हो सकता है कि विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अलग विद्यालयों की व्यवस्था करना बिल्कुल नहीं होगा। प्रत्येक बच्चे के निष्पादन के लिए मानक एक समान या मानकीकृत होना चाहिए, ये भी नहीं हो सकता। हमें विशेष आवश्यकता है कि सुविधाओं तक उनकी पहुंच करवाएं, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका जो सही आंसर चला जाता है वो जाता है हमारा किसकी तरफ? ये हो जाता है ए की तरफ चला जाएगा। क्यों? क्योंकि जो है इसके पीछे ये है कि समाज में जो विभिन्नता है उसमें और विद्यालयों को इस विभिन्नता के प्रति संवेदनशीलता होने के लिए समावेशी होने की आवश्यकता है। समावेशी होंगे तभी जो है, ऐसे में जो समावेशी का है विभिन्नता पाई जाती है, तो सब विभिन्नता के आधार पर संवेदनशीलता भी बहुत जरूरी हो जाता है। संबंध प्रतिक्रिया सिद्धांत में पावलोव ने प्रयोग किया था। तो पावलोव ने जो अपना प्रयोग किया था वो किया था किस पर? अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। इसकी कुत्ते पर जो है लार स्थापित करने की क्रिया के आधार पर अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत की व्याख्या की थी। तो उसको पावलोव का प्रयोग जो आ जाता है वो हो जाता है कुत्ते पर प्रयोग होता है। बिल्ली पर थॉर्नडाइक द्वारा और चूहे पर स्किनर द्वारा प्रयोग किया गया था, जबकि बंदर पर जो है कोहलर एवं कोफ्फा ने प्रयोग किया था। शिक्षक के अलावा निम्नलिखित सभी को करते हुए समस्या समाधान को विद्यार्थी के लिए मज़ेदार बना सकता है।
जब विद्यार्थी स्वयं से कोई कार्य करने की कोशिश कर रहा हो तो उनसे परिपूर्णता की अपेक्षा करके, मुक्त अंत वाली सामग्री उपलब्ध कराने, मुक्त खेल के लिए करने, सृजनात्मक चिंता के लिए। तो देखिए वो मज़ेदार कैसे बना सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, ये भी कर सकता है, लेकिन ये ऐसा है कि नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ए राइट आंसर हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन स्कूल में पहले दिन की शुरुआत के लिए सबसे कम उपयुक्त क्रियाकलाप है? प्रश्नोत्तरी, समवेद, गृह कार्य या शारीरिक शिक्षा। तो देखिए जब पहले दिन की कक्षा शुरुआत होती है तो उसके लिए ज़रूरी होता है कि हम उनको गृह कार्य ना दें, यानी प्रश्नोत्तरी भी बालकों से की जाए, संवेद भी किया जाए, शारीरिक शिक्षा की चर्चा भी की जाए, लेकिन ज़रूरी है कि हम बालकों को क्या नहीं करें, उनको गृह कार्य नहीं देना है, गृह क्रियाकलाप नहीं देना है। तो ऑप्शन नंबर इसका सी राइट आंसर है। संज्ञानात्मक क्षेत्र अगला है, संज्ञानात्मक क्षेत्र का सही क्रम क्या है? ज्ञान, अनुप्रयोग, अवबोध, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन, अनुप्रयोग। तो जो संज्ञानात्मक क्षेत्र का जो सही क्रम दिया गया था, ये ब्लूम ने जो है 1956 ईस्वी में जो है इसने 6 पॉइंट बताए थे। कब ब्लूम ने जो है 1956 में जो है 6 पॉइंट बताए थे। वो 6 पॉइंट थे आपके कौन कौन से थे? एक ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन। तो इस हिसाब से सबसे ऑप्शन सही हो जाता है डी नंबर का, ज्ञान, अवबोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण और संश्लेषण। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अगला है, बच्चों में सीखने और सुनने के लिए अधिगम योग्य वातावरण के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त है? शिक्षार्थियों को यह छूट देना कि क्या सीखना है और कैसे सीखना है, एक लंबे समय के लिए निष्क्रिय रूप से सुनना, निरंतर गृहकार देते रहना, सीखने वाले द्वारा व्यक्तिगत कार्य करवाना। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा जिसका राइट आंसर हो जाता है शिक्षार्थियों को यह छूट देने कि क्या सीखना और कैसे करना, ताकि वो अपने आप आगे बढ़ सकें। आखिरी 30वें क्वेश्चन दिया है, इन कथनों से आप क्या सहमत हैं? मतलब आप किसमें से सहमत हैं? एक बच्चे की असफलता के लिए विषाणु के क्रम घटकों को प्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, या फिर एक बच्चा अनुत्तीर्ण होता है क्योंकि सरकार विद्यालय में पर्याप्त औद्योगिक संसाधन प्रदान नहीं करती। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत था। अगला है, एक बच्चे की असफलता मुख्य रूप से माता पिता की शिक्षा तथा आर्थिक स्तर के कमी के कारण होती है। ये भी नहीं हो सकता है। चौथा दिया हुआ है, एक बच्चे की असफलता वयस्कता, व्यस्तता तथा बच्चे के प्रति प्रतिक्रिया करने में इसकी असमर्थता के प्रति प्रतिबिंबित होती है। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता है।